बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बहुत गरीब लड़की थी। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। हमारा बाप वफ़ात पा चुका था। भाई कोई नहीं था। बहनों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। माँ ने कहा कि बहनों को जहेज़ ना दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ पर 4 लड़कों ने मुझे रात गुजारने के लिए 1 लाख की ऑफ़र की। मैं चली गई। जब उन लड़कों ने मेरे जिस्म से हिवस पूरी कर ली तो उनका 5वां दोस्त भी आ गया। जैसे ही कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीखें निकल गईं। हालात इंसान को वो सब कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूँ कहिए कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात इंसान को ख़त्म कर देती हैं। और मैं भी नातमाम होने वाली ख्वाहिशात के सफ़र पर निकल पड़ी थी। मैं एक रात उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। उन लड़कों ने मुझे नोच डाला था, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से कबूल किया था। मुझे ना ही अपने लिबास का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली टेसों का। मेरा सारा वजूद ज़ख्मी हो गया था। ये सोचकर मेरी रूह काँप रही थी कि मज़ीद 2 लड़के मेरे साथ अपनी हिवस पूरी करने वाले थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। मेरी ज़िम्मेदारियों ने और मेरे घर वालों की ख्वाहिशात ने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया था, जहाँ मैंने एक ही रात में 4 लड़कों के साथ गुजारने की हामी भरी थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे ये फ़ैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। उन लोगों ने मुझे चंद ही लम्हों में काबू करके अपनी हिवस का निशाना बना लिया। ये पहली दफ़ा था मैं किसी मर्द की हिवस से आशना हुई थी। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा कमरे में आ गया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है इसके पास, इसके और भी दोस्त इंतज़ार में हैं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो मेरे पास चला आया और मुझ पर अपनी शिद्दतें बखेरने लगा। मैं बार बार उसे ख़ुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो मुझ पर और हावी होता था। मेरे धक्का देने पर वो पहले से भी ज़्यादा जोश से मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा अगर उसे फिर मौका मिला तो वो मेरे साथ दोबारा वक्त ज़रूर गुजारेगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने वजूद पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ ज़ख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझे ज़ख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान बेबस थे। मज़ीद 2 लड़कों ने अभी तक आना था, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बड़ी रकम देनी थी। ये रात मेरी ज़िंदगी की स्याह तरीन रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसे था, मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैंने करवट बदलने के भी काबिल नहीं रही थी। जब इन तीनों लड़कों ने बताया कि उनका एक चौथा दोस्त भी आ गया है, तो मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं थी कि मैं उन्हें इनकार पर कर पाती। जैसे ही 5वां लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं। मेरा नाम बुशरा था और मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आजकल के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग मास्टर्स करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। जब मैं नौकरी की तलाश में निकली, हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन होती और मेरे पास तो तजर्बा भी कोई नहीं था। नौकरी ढूंढना मेरे लिए अव्वलीन ज़रूरत बन चुका था।
क्योंकि अब्बा के इंतकाल ने हमारी कमर तोड़ दी थी। अब्बा घर में वाहिद कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थीं। मेरी बड़ी बहन ने कोई तालीम हासिल नहीं की थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसकी बजाय मेरे कंधों पे आ गई। जब मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। अब्बा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे और मैं हमेशा ही अब्बा से इस बात पे नाराज़ रहती कि वो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। मेरी नाराज़गी पर अब्बा का चेहरा हमेशा उतर जाता। बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, बुशरा तू फ़िक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग जाग उठेंगे। और फिर एक रात अब्बा नींद में ही खुदा को प्यारे हो गए। तब हमें मालूम हुआ कि अब्बा हमारे लिए किस कदर अहम थे। अब्बा के इंतकाल के कुछ दिन बाद तक तो पड़ोस वालों ने और ख़ानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। आजकल के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और समझ आ गया कि औरत के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। मैंने स्कूलों का रुख किया तो ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई कि सिर्फ़ 6,000 रुपये मिल रहे थे, जिसमें सिर्फ़ घर के बिल ही अदा होने थे। मुझे तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली। मेरी एक दोस्त के भाई के तवस्सुत से मुझे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई, जहाँ हर वक्त ही मर्दों का रश रहता था। काले रंग का चुस्त सा पेंट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा हुआ था। इस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से तकाज़े थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कांधों पर फैले हुए हों और वो बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर लौट आई। अब्बा की मौजूदगी में तो कभी बिला ज़रूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिज़्ज़ा हाउस में इतने सारे मर्दों के दरमियान इतना चुस्त लिबास पहनकर खड़े होना मेरे लिए कठिन मरहला था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैं वापस आई तो मेरी माँ दरवाज़े पर खड़ी परेशान थी। मैंने अम्मा से कहा कि इद्दत के दिनों में वो दरवाज़े तक क्यों चली आई, तो अम्मा कहने लगी, बेटा बिजली के मीटर वाले आए थे, उन्होंने हमारी बिजली काट दी। बग़ैर बिजली के गुजारा करना बहुत मुश्किल था। पिछले 3 माह से हमने बिल अदा नहीं किया था, इसीलिए हमारी बिजली काट दी गई। अम्मा के आंसुओं ने मेरे लिए फ़ैसले को बहुत आसान कर दिया। मैंने अम्मा को गले लगाया और बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम ही मेरा बाजू बनो और तुम्हें ही दोनों बहनों की शादियां भी करनी हैं। मैं सोच रही थी कि मैं ये ज़िम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ये फ़र्ज़ निभाना था। अम्मा ने पूछा कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है, तो मैंने कहा एक बड़ी सी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक़्त दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक है। मैंने ये बात बड़ी मुश्किल से अम्मा को बताई थी। अम्मा हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि ये कौन सी कंपनी है जहाँ दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। मैंने कह दिया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। उस वक़्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि अम्मा ने मुझे तरक्की की दुआ दी और अगली दोपहर 2 बजे ही मैं पिज़्ज़ा हाउस के लिए रवाना हो गई। मैंने अपना यूनिफॉर्म वहाँ ही तब्दील किया। मैनेजर ने मुझे पिज़्ज़ा हाउस के दरवाज़े के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को अदब से वेलकम करोगी
और साथ ही डांट के कहा कि मेकअप करो, कैसे मुंह उठा के आ गई हो। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की ने मुझे गहरी सी सुर्खी लगाई। वो बड़ी तेज़ी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी। इसके बाद जब मैंने आईने में ख़ुद को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन अब मैं और ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो कहने लगी, खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ पर आपको रखा है, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई कि मुझे ये नौकरी मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का ये पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पे खड़ी आने जाने वाले मर्दों और औरतों को वेलकम कह रही थी। यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर मर्द ही थे। मैं रात 12-1 बजे के करीब घर पहुँची तो माँ मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मैंने खाना खाया और फ़ौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। अब्बा सबसे ज़्यादा मेरे नखरे उठाया करते थे। पैरों की तकलीफ़ से तड़पते तड़पते न जाने कब मुझे नींद आ गई। अगले दिन दोपहर के 2 बजे घर से निकल गई। आज मुझे ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। ये काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, इनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पाँव तक देखते और मुस्कुराते। मुझे भी मुस्कुराहट का तबादला करना पड़ता और जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते। ये पिज़्ज़ा हाउस मुझ जैसी वेटर्स की वजह से ही चल रहा था। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते हुए महीना हो गया था। इस महीने में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात ये थी कि तनख्वाह से हटकर इस 1 महीने में टिप के काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन्हीं पैसों से बिजली का बिल अदा कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज़्ज़ा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 4 लड़के रोज़ ही शाम के वक्त पिज़्ज़ा हाउस आते और सबसे आखिरी टेबल पर बैठ जाते। वो टेबल मेरे हिस्से में आती थी। मैं रोज़ाना उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती। वो चारों ही 24-25 साल के नौजवान थे। मैं जब उनसे ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक कहने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने कह दिया हाँ, तो उसने अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा और मैंने वो कार्ड ले लिया तो वो मुस्कुरा उठा। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। मैं हर रोज़ ही उनसे ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछता। दूसरा महीना भी पलक झपकते गुजर गया। अम्मा ने एक दिन बताया कि बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैं ये सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। अम्मा कहने लगी, तू अपनी कंपनी से लोन ले ले ताकि तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाए। अब मैं अम्मा को क्या बताती कि मैं तो पिज़्ज़ा हाउस पर मामूली सी नौकरी करती थी और लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। अम्मा को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं सारा वक्त नौकरी पे परेशान ही रही। मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने ये बात नोट कर ली। कहने लगी, बुशरा, आज तुम बहुत परेशान हो। मैंने बताया कि मेरी बड़ी बहन की शादी है और मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं। तो वो कहने लगी, तो शादी
सादगी से कर दो। मैं सोच में पड़ गई, वो ठीक ही तो कह रही थी। मैंने घर जाकर अम्मा को मशवरा दिया कि वो सादगी से बहन की रुखसती कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी कि हर किसी को हमारे मसाइल का इल्म नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही जहेज़ के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है। अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को रुखसत कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाएंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ऐसी जगह शादी करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर अम्मा नाराज़ हो गई और कहने लगी, आज तेरा बाप ज़िंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी इस बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया। वो ठीक ही तो कह रही थी। अगर अब्बा ज़िंदा होते तो वो किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। मैंने अम्मा को गले लगाया और उनसे वादा किया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होता है। वो अपनी जान पर खेल कर भी अपनी औलाद को ज़िंदगी के सुख देता है। मैंने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की तो उसने मुझे जिन नज़रों से देखा, मैं खुद ही ज़मीन में गड़ गई। वो लड़के अब भी रोज़ाना पिज़्ज़ा हाउस आते थे और मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे अपना मसला बता दिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। आपको अपना कार्ड इसीलिए तो दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं हैरत से उनके चेहरे को देखने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो 4 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं। उन्होंने मुझे फ़ौरन ही लाख रुपए की पेशकश कर दी। मैं हैरत से उनकी तरफ देख रही थी। वो कहने लगे, 1 लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे भी उनके कुछ काम आना होगा। उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता था। ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। मैंने घबराकर कहा कि मैं एक शरीफ घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो कहने लगे, हमने सिर्फ़ पेशकश ही तो की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस दौर में आपको 1 लाख रुपए कोई भी नहीं देगा। बात तो उनकी ठीक ही थी। मैं अपनी इज़्ज़त गिरवी रख कर लाख रुपए हासिल करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से थकी हारी जब घर आई तो मेरी माँ और बहनें मेरी मुंतज़िर थीं। अम्मा ने बताया कि बाजी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और साथ ही छोटे बेटे के लिए छोटी बहन का रिश्ता चाहते हैं। ये बात सुनकर जहाँ मुझे खुशी हुई, वहीं 1 महीने का वक़्त सुनकर मेरी जान निकल गई। पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका था और अम्मा मुझसे उम्मीद लगाए बैठी थी। मैंने एक नज़र बाजी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत अरसे बाद मुझे खुशी की दमक नज़र आ रही थी। मैं बाजी के ससुराल वालों से मिली थी। वो लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आजकल के दौर में सादगी और बग़ैर जहेज़ के कौन दुल्हन रुखसत करता है। अब शादी की तारीख़ पक्की कर दी गई थी ताकि मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँ। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि ये पैसों की खुशी मेरी ज़ात की बर्बादी के बदले उन्हें हासिल होने वाली है। अगले दिन मैंने उन चारों लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे, हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाएंगी।
उन चारों ने मुझे एक रात के लिए अपने साथ लेकर जाने की बात की। मैंने अम्मा को बताया कि साल के इख्तिताम की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है, मुझे एक रात वहाँ ही गुजारनी है। अम्मा इस कदर खुश हो गईं और उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी। और मैं पिज़्ज़ा हाउस से छुट्टी लेने के बाद उन चारों लड़कों के साथ चली गई। उन्होंने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब 5वां लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भरा हुआ था और मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। उसने मुझे फ़ौरन ही अपने बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल ले आया। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा ज़ख्म मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वो लड़का उन चारों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत बाकी थी। उसे मुझ पर रहम आ गया, वरना शायद मैं उसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया और अपने दोस्तों से लाख रुपए लेकर मुझे दिए। वो चारों बहुत अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे। वो चाहते तो बग़ैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और रकम भी मेरे हाथ आ गई। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफ़र कर दी और यकीन दिलाया कि मैं वहाँ इज़्ज़त से नौकरी करूँगी। मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई कि आजकल के दौर में बग़ैर गर्ज़ की मदद करने वाले लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। नौकरी करने वाली लड़कियों को इज़्ज़त की नज़र से देखें, क्योंकि वो बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे फिर वो तंग लिबास पहनकर किसी पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हों। लेकिन इस्लाम औरत को पर्दे का हुक्म देता है। औरत को घर में रहकर ही अपने कमाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।